दोस्तों, एसएससी की तैयारी में स्वागत है। चलिए जीके में महारत हासिल करने का रास्ता देखते हैं। जीके काफी लोगों को परेशान करता है, पर सही तरीके से ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। हाँ, ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका एक सॉलिड समाधान भी है। तो चलिए सीधे उस समाधान पर आते हैं जो एसएससी गुरु टॉक्स लेकर आया है। ये रहा द कंप्लीट फ्री जीके बैच। इसमें हर विषय को चैप्टर वाइज कवर किया जाएगा। मतलब हम सिर्फ उस चीज पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में स्कोर लाने के लिए जरूरी है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, मतलब सब कुछ। और सुनिए, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये पूरा बैच बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, इसके साथ फ्री पीडीएफ्स, नोट्स, यहां तक कि माइंड मैप्स भी मिलेंगे। ये सारे रिसोर्सेज एसएससी गुरु टॉक्स ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मिलेंगे। तो फिर अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी को हम पूरा कवर करेंगे, शुरू से आखिर तक, टोटल 13 पार्ट्स में। इससे क्या होगा, एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी और सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई। संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक ऐसा हिस्सा जिसे समझना मुझे लगता है हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, और खासकर उन सभी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। जी हम बात कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की। बिल्कुल। अक्सर कहते हैं ना कि संविधान अगर किताब है तो प्रस्तावना उसकी भूमिका है जो पूरी किताब का निचोड़ बता दे। बिल्कुल सही कहा। प्रस्तावना को हम संविधान का कह सकते हैं दार्शनिक आधार या उसकी आत्मा कह सकते हैं। जी, ये चंद पंक्तियां ही हमें ये समझा देती हैं कि हमारा देश भारत आखिर है क्या, कैसा राष्ट्र है, इसके लक्ष्य क्या हैं और वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन पर ये टिका हुआ है। हाँ। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो प्रस्तावना से जुड़े सवाल अक्सर आते ही हैं, क्योंकि ये पूरे संविधान की एक तरह से नींव को समझने में एक तरह से मदद करती है। सही। संक्षेप में कहें तो ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देखती है, और ये वादा करती है कि अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये सब सुनिश्चित करेगी। अच्छा, तो ये जानना भी दिलचस्प होगा कि ये प्रस्तावना मतलब ये विचार आया कहाँ से? क्या ये बस हमारे ही संविधान में है या और भी जगह है? नहीं, ये विचार कोई नया नहीं है। दुनिया के कई देशों के संविधानों में आपको प्रस्तावना मिलेगी, लेकिन हाँ, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अपना एक खास ऐतिहासिक संदर्भ है, एक भावनात्मक जुड़ाव है। इसका सीधा ताल्लुक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से है और उन सपनों से है जो हमारे सेनानियों ने देखे थे एक आज़ाद भारत के लिए। तो क्या इसकी प्रेरणा किसी खास देश के संविधान से ली गई, मतलब कहीं से उठाया गया ये आइडिया? हाँ, प्रेरणा की बात करें तो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से प्रेरणा ली गई है। जैसे उनकी प्रस्तावना शुरू होती है वी द पीपल से, हाँ। वैसे ही हमारी प्रस्तावना भी शुरू होती है हम भारत के लोग से। हाँ। और ये शुरू के शब्द ही मतलब बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में जो अंतिम शक्ति है वो यहाँ की जनता है। अच्छा। कोई बाहरी ताकत नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं। संविधान को बनाने वाली और अपनाने वाली शक्ति वो भारत के लोग ही हैं। इसी को कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। समझ गई। और इसकी भाषा या लिखने का जो तरीका है, क्या उस पर भी किसी का असर है? हाँ, भाषा और जो प्रारूपण की शैली है उस पर थोड़ा प्रभाव ऑस्ट्रेलियाई संविधान का कह सकते हैं। वहां एक स्पष्ट और थोड़ी औपचारिक कानूनी भाषा इस्तेमाल हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी प्रस्तावना का जो मूल तत्व है, जो उसका सार है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा में पेश किया था, उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस पर आधारित है। उद्देश्य संकल्प, हाँ, ये तो बहुत सुना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसे कब और क्यों लाया गया था? जी, पंडित नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था। उस समय संविधान सभा बस भारत का संविधान बनाने के लिए जुटी ही थी। तो इस संकल्प ने क्या किया, इसने उन बुनियादी सिद्धांतों, आदर्शों और उस राजनीतिक दर्शन को सामने रखा जिन पर स्वतंत्र भारत का संविधान आधारित होना था। इसने एक तरह से दिशा तय कर दी। अच्छा। इसी उद्देश्य संकल्प में वो सारे बीज थे जो बाद में हमारी प्रस्तावना बने। और फिर इसे संविधान सभा ने कब माना, मतलब स्वीकार कब किया?
इस उद्देश्य संकल्प पर संविधान सभा में काफी विस्तार से चर्चा हुई, बहसें भी हुई और फिर कुछ जरूरी संशोधनों के बाद इसे 22 जनवरी 1949 को सबने मिलकर स्वीकार कर लिया। यही संकल्प आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार बना। और लागू कब हुई ये? लागू तो फिर जब पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ तो प्रस्तावना भी उसी के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना। ये प्रस्तावना इतनी गहरी और सार भरी है कि कई बड़े विद्वानों और कानून के जानकारों ने इसकी अहमियत को समझाने के लिए बड़ी अच्छी उपमाएं दी हैं। कुछ खास उदाहरणों पर बात करें? हाँ बिल्कुल, ये उपमाएं इसके महत्व को समझने में काफी मदद करती हैं। जैसे नानी पालकीवाला, जो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहचान पत्र? हाँ, सोचिए जैसे आपका पहचान पत्र आपकी पहचान बताता है, आपका नाम, पता, ये सब। हाँ, वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान की पहचान बताती है। ये छोटे में बता देती है कि इस संविधान की प्रकृति क्या है, इसके लक्ष्य क्या है और इसका दर्शन क्या है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझाता है। एक और महत्वपूर्ण नाम आता है के.एम. मुंशी का। वो तो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। उनका क्या कहना था इस बारे में? जी, के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को कहा था, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली या राशिफल, होरोस्कोप ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जन्म कुंडली? हाँ, जैसे ज्योतिष में जन्म कुंडली देखकर भविष्य या भाग्य का अंदाजा लगाते हैं ना, जी। उसी तरह मुंशी जी का मानना था कि प्रस्तावना हमारे नए नए बने गणराज्य के भविष्य के लक्ष्यों, उसके आदर्शों और उसकी आकांक्षाओं को दिखाती है। ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि भारत राष्ट्र किन महान लक्ष्यों की तरफ बढ़ेगा। दिलचस्प। और एक विदेशी विद्वान का भी नाम आता है, अर्नस्ट बार्कर। जी हाँ, अर्नस्ट बार्कर। वो एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे और वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी एक किताब की शुरुआत में ही जगह दी। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुंजी नोट मतलब? जैसे संगीत में की नोट होता है ना, जो पूरे संगीत का आधार स्वर या मूल भाव तय करता है। हाँ हाँ। वैसे ही बाकर का मानना था कि प्रस्तावना पूरे संविधान का मूल स्वर, उसका सार और उसका दर्शन तय करती है। तो ये सारे विवरण, पहचान पत्र, जन्म कुंडली, कुंजी नोट, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे संविधान का हृदय और उसका दर्शन है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और प्रस्तावना में जो मुख्य बातें लिखी हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इनको हम किन हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं आसानी के लिए? हाँ, समझने में आसानी हो इसके लिए हम प्रस्तावना के तत्वों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा बताता है संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी ये संविधान किसने बनाया या इसे शक्ति कहाँ से मिलती है। ठीक। दूसरा हिस्सा बताता है भारतीय राज्य की प्रकृति, यानी भारत किस तरह का देश होगा। और तीसरा हिस्सा बताता है संविधान के उद्देश्य, यानी इस संविधान के जरिए हम क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले भाग से शुरू करते हैं। अधिकार का स्रोत, ये प्रस्तावना में कहाँ दिखता है? ये प्रस्तावना के पहले कुछ शब्दों से ही बिल्कुल साथ हो जाता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक घोषणा है। ये कहते हैं कि इस संविधान को बनाने वाले, इसे अपनाने वाले और इसे खुद को सौंपने वाले भारत के लोग हैं। अच्छा, अंतिम संप्रभुता यानी जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में है। यह संविधान किसी बाहरी शक्ति ने हम पर थोपा नहीं है, नहीं किसी राजा या संसद ने इसे बनाया है, बल्कि इसे भारत की जनता ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से बनाया और स्वीकार किया है। यही है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल स्पष्ट। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भारतीय राज्य की प्रकृति। प्रस्तावना क्या कहती है? भारत कैसा राज्य है? प्रस्तावना यहाँ 5 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करती है जो भारत के चरित्र को बताते हैं। ये शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। हाँ। इन 5 शब्दों का क्रम और इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन परीक्षा के लिहाज से इनका सटीक अर्थ समझना वाकई जरूरी है। चलिए एक एक करके समझते हैं। संप्रभु, सॉवरेन का क्या मतलब है? संप्रभु का सीधा सा मतलब है सर्वोच्च या स्वतंत्र। जब हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो किसी भी बाहरी देश या शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपनी नीतियां खुद बना सकता है, किसी दूसरे देश से संधि कर सकता है या युद्ध की घोषणा कर सकता है।
इन सब मामलों में वो पूरी तरह आज़ाद है। 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, संप्रभु नहीं था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भारत एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र बन गया। ठीक है, अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका क्या अर्थ है? यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि यह शब्द शायद मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। समाजवादी शब्द का यहाँ मतलब है कि भारत का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहाँ आय, प्रतिष्ठा और जीवन स्तर की जो असमानताएं हैं उन्हें कम किया जा सके। अच्छा। इसका मतलब है कि देश के जो संसाधन हैं उनका बंटवारा इस तरह से हो कि उसका फायदा समाज के ज्यादा से ज्यादा वर्गों तक पहुंचे, खासकर जो वंचित और गरीब तबके हैं। हाँ, एक बात और, भारतीय समाजवाद जो है वो सोवियत संघ वाले समाजवाद से अलग है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन राज्य की भूमिका सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की होती है। समझ गए। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। इसे भी 1976 में ही जोड़ा गया। इसका क्या मतलब हुआ? पंथ निरपेक्ष, जिसे अक्सर हम धर्म निरपेक्ष भी कह देते हैं, इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होंगे और राज्य किसी भी धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। हाँ, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में रहकर ही होगी। अच्छा। राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा, न ही किसी धर्म को रोकेगा। ये भारतीय संदर्भ में वो जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं उसके काफी करीब है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी विविधता है। अब आते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक अर्थ तो सीधा है कि शासन की शक्ति जनता के हाथ में है। सरकार का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से होता है। जी। शासन में लोगों की भागीदारी होती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है जहां कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, ये सामाजिक और आर्थिक भी होता है, जिसकी झलक हमें आगे न्याय, स्वतंत्रता और समानता के उद्देश्यों में भी दिखेगी। और पांचवां शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है? ये लोकतंत्र से अलग कैसे है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। गणराज्य का मतलब है कि देश का जो प्रमुख होगा यानी राष्ट्र का अध्यक्ष, वो वंशानुगत नहीं होगा जैसे राजा या रानी होते हैं। अच्छा, मतलब चुनावा होगा। बिल्कुल, वो चुनावा होगा, चाहे सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं और उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका एक और मतलब ये भी है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में न होकर देश की जनता में निहित है और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो ये 5 शब्द, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये मिलकर भारतीय राज्य की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। अब तीसरे भाग पर आते हैं, संविधान के उद्देश्य। प्रस्तावना किन लक्ष्यों को पाने का वादा करती है? प्रस्तावना 4 प्रमुख उद्देश्यों या लक्ष्यों को सामने रखती है जिन्हें भारतीय राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। ये 4 लक्ष्य हैं: न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ये चारों मिलकर एक आदर्श समाज का खाका खींचते हैं। सबसे पहले न्याय की बात करते हैं। प्रस्तावना में इसके कौन-कौन से आयाम बताए गए हैं? प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा। पहला, सामाजिक न्याय। इसका मतलब है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान या किसी और आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिकों को समान सामाजिक स्थिति और अवसर मिलेंगे। छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका अंत करना इसी का हिस्सा है। दूसरा, आर्थिक न्याय। इसका मतलब है कि आर्थिक आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। धन और संपत्ति कुछ ही हाथों में जमा ना हो और सभी को अपनी रोजी रोटी कमाने के समान अवसर मिले। आय की जो असमानताएं हैं उन्हें कम करना इसका लक्ष्य है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे,
जैसे सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पदों तक पहुंच का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के। ये तीनों तरह का न्याय मिलकर ही पूर्ण न्याय बनता है। न्याय के बाद है स्वतंत्रता, लिबर्टी। यहाँ किस तरह की स्वतंत्रता की बात हो रही है? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, बड़ा शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण भी। प्रस्तावना यहाँ 5 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। इन्हें थोड़ा और खोलेंगे? हाँ, देखिए, विचार की स्वतंत्रता मतलब आप क्या सोचते हैं इस पर कोई पाबंदी न हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या किसी और तरीके से व्यक्त कर सकें। विश्वास की स्वतंत्रता, आप किसी भी विचारधारा या मत में विश्वास रख सकें। धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकें या चाहें तो ना भी मानें। उपासना की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म या विश्वास के अनुसार पूजा पाठ या जो भी उपासना विधि है वो कर सकें। लेकिन क्या ये स्वतंत्रताएं अनलिमिटेड हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असीमित नहीं है। संविधान इन पर कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध लगाता है, जैसे देश की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नैतिकता के लिए, इन सब हितों में। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद आता है समानता, इक्वालिटी। जी, प्रस्तावना प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर, अपॉर्चुनिटी की समानता सुनिश्चित करने की बात करती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हाँ, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है कि समाज में किसी को कोई खास दर्जा या प्रिविलेज नहीं मिलेगा। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। जैसे वो उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में, वो इसी का एक उदाहरण है। अच्छा। और अवसर की समानता का मतलब है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे, बिना किसी भेदभाव के, जैसे जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जो आरक्षण का प्रावधान है वो भी अवसर की समानता को वास्तविक बनाने का ही एक प्रयास माना जाता है। कानून के सामने समानता अनुच्छेद 14 और भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15, ये सब इसी सिद्धांत को मजबूत करते हैं। और चौथा उद्देश्य है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। इसका क्या अर्थ है और ये क्यों इतना जरूरी माना गया? बंधुत्व का सीधा सा मतलब है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना का लक्ष्य है सभी भारतीयों के बीच इस भावना को बढ़ावा देना, ताकि वो एक साझी भारतीय पहचान महसूस कर सकें, एक परिवार की तरह। और ये जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि बंधुत्व 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें सुनिश्चित करता है। पहला, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। जब हम एक दूसरे को भाई बहन समझेंगे, तभी हर व्यक्ति का सम्मान होगा और देश भी एकजुट और अखंड रहेगा। अच्छा, यहाँ अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। अखंडता शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। ये देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है। तो ये चारों उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये मिलकर एक ऐसे भारत का सपना दिखाते हैं जिसे हमारा संविधान हासिल करना चाहता है। आपने बीच में जिक्र किया था कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये कब और कैसे हुआ? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से, कि प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। सिर्फ एक बार? जी, सिर्फ एक बार। ये संशोधन हुआ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इस संशोधन के समय देश में आपातकाल लागू था और इस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लघु संविधान? क्यों? क्योंकि इसके द्वारा संविधान के बहुत सारे हिस्सों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे। अच्छा, और इस 42nd संशोधन ने प्रस्तावना में क्या खास बदलाव किए? कौन से शब्द जोड़े गए? इस संशोधन ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। 1 समाजवादी, सोशलिस्ट, 2 पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, और 3 और अखंडता एंड इंटेग्रिटी। अच्छा, तो इन शब्दों के जुड़ने से प्रस्तावना का जो टेक्स्ट था वो कैसे बदला? हाँ, देखिए, संशोधन से पहले प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहती थी। संशोधन के बाद ये हो गया संप्रभु समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और साथ ही जहां पहले लिखा था राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ द नेशन, उसे बदलकर कर दिया गया राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इन बदलावों का उद्देश्य, जैसे मैंने पहले कहा, भारत की सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंड प्रकृति पर और ज्यादा जोर देना था। अब एक और बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं।
इस पर अक्सर बहस होती है, अदालतों में मामले भी गए हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसे बदला जा सकता है? इस पर न्यायपालिका का क्या रुख रहा है? हाँ, ये सवाल भारतीय संवैधानिक कानून के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है और इसकी जो यात्रा रही है अदालतों में उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया थोड़ा अलग था। 1960 का एक मामला था बेरूबारी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन को समझने की कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है? जी, कोर्ट का मानना था कि प्रस्तावना का इस्तेमाल संविधान के जो अस्पष्ट प्रावधान हैं उनकी व्याख्या में मदद के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में कानून का स्रोत नहीं है और ना ही इसे संविधान का अंग माना जा सकता है। ये बस एक परिचय है। लेकिन ये नजरिया तो फिर बदला होगा, क्योंकि आज तो हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ, बिल्कुल बदला। और ये बदला 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। ये मामला तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जजों की। 13 जज? हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इस केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में? इस मामले में कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा और अपने बेरूबारी वाले फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, तो मतलब ये हिस्सा है? हाँ, ये संविधान का हिस्सा है और क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है इसलिए संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी कर सकती है, जैसे उसने 1976 में किया भी। लेकिन यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे हम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत, ये क्या है? इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? ये काफी सुनने में आता है। हाँ, बिल्कुल। मूल ढांचे के सिद्धांत का मतलब है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इस शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान की उन बुनियादी विशेषताओं या उन मूलभूत सिद्धांतों को नष्ट या बदल नहीं सकती जो संविधान की नींव है, उसका आधार है। अच्छा, जैसे? कोर्ट ने ये पूरी लिस्ट तो नहीं दी कि मूल ढांचा क्या क्या है। ये समय समय पर मामलों के आधार पर तय होता रहा है। लेकिन उदाहरण के तौर पर लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा, ये सब मूल ढांचे का हिस्सा माने जाते हैं। निरीक्षण ये बना कि कोर्ट ने कहा प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो प्रस्तावना में निहित संविधान के मूल ढांचे को ही नष्ट कर दे। इस फैसले ने प्रस्तावना को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया और उसे संविधान की व्याख्या में एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना। क्या इसके बाद भी किसी मामले में इस बात को दोहराया गया, मतलब ये स्थिति पक्की हो गई? हाँ, बाद में 1995 के LIC ऑफ इंडिया मामले, LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसी बात को दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके महत्व को कम करके नहीं देखा जा सकता। तो अब ये एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन हो सकता है, बस मूल ढांचे को छेड़े बिना, और ये संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून का अभिन्न अंग और मार्गदर्शक सिद्धांत मानने तक पहुंची है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस न्यायिक विकास ने ये पक्का किया है कि प्रस्तावना केवल शब्दों का एक सुंदर संग्रह न रह जाए, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक जीता जागता प्रतीक बनी रहे। तो अंत में अगर हमें प्रस्तावना के महत्व को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? ये क्यों इतनी खास है हमारे लिए? देखिए, प्रस्तावना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ये दार्शनिक आधार है। ये उन मूल सिद्धांतों और आदर्शों को सामने रखती है जिन पर हमारा पूरा संविधान और शासन व्यवस्था टिकी हुई है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, ये सब। दूसरा, ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और हम नागरिकों के लिए भी एक गाइड की तरह काम करती है। हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र को किन लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। सही। तीसरा, ये व्याख्या में सहायक है। जब भी संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ साफ नहीं होता या उस पर कोई विवाद होता है, तो अदालतें प्रस्तावना में जो भावना और उद्देश्य व्यक्त किए गए हैं उनको ध्यान में रखकर उसकी व्याख्या कर सकती हैं। अच्छा। और चौथा, ये प्रेरणा का स्रोत है। ये नागरिकों में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना जगाती है और उन्हें संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।
संक्षेप में कहें तो ये संविधान की आत्मा है जो हमें बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये वाकई हमारे संविधान की नींव है और उसकी दिशा तय करने वाला दस्तावेज है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि भारत का निर्माण न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्शों पर हुआ है और इन्हीं को हमेशा हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रस्तावना महज एक परिचय नहीं है, ये हमारे संविधान की धड़कन है। इसमें भारत के करोड़ों लोगों के सपने, उनके संघर्ष और उनकी आकांक्षाएं बसी हुई हैं। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की दृष्टि, संविधान बनाने वालों की बुद्धिमत्ता और भारतीय सभ्यता के जो सदियों पुराने मूल्य हैं उनका संगम है। उद्देश्य संकल्प से लेकर आज तक की अदालती व्याख्याओं तक ये लगातार भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपास की तरह काम करती रही है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। जी, ये शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के भारत में हम भारत के लोग होने का मतलब क्या है। कैसे हम सब मिलकर अपने अपने स्तर पर और सामूहिक रूप से भी प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को जी सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो भविष्य में देश की सेवा में जाना चाहते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक या लोक सेवक बनना चाहते हैं, उनके लिए इन मूल्यों को आत्मसात करना शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर हम आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेदों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन संविधान का एक और अहम हिस्सा है अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। हाँ, बिल्कुल। आज हम इन्हीं अनुसूचियों पर जरा गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब अपेंडिक्स जैसा नहीं है, जैसा कई बार लगता है, ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, ये संविधान का ही एक अभिन्न अंग है। इनमें वो लिस्ट्स, वो डिटेल्स, वो प्रक्रियाएं दी गई हैं जो मुख्य आर्टिकल्स को लागू करने के लिए जरूरी हैं। आप ऐसे समझ सकती हैं कि अगर संविधान की आत्मा आर्टिकल्स में है तो उसका जो व्यवहारिक शरीर है वो इन अनुसूचियों में झलकता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो क्या ये शुरू से थी संविधान में या बाद में जोड़ी गई? देखिए, जब संविधान अपनाया गया 1949 में, तब मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। सिर्फ 8? जी, लेकिन फिर जैसे जैसे देश बदला, जरूरतें बदलीं, समाज आगे बढ़ा, तो शासन में भी नई चुनौतियां आईं, तो संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं। अच्छा। तो आज हमारे पास कुल 12 अनुसूचियां हैं और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है, एक जीवंत दस्तावेज है। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद क्या रहेगा? मतलब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे इन अनुसूचियों से? देखिए, हमारा मकसद सीधा है। हम इन सभी 12 अनुसूचियों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। वो किस बारे में है, उनमें क्या खास जानकारी है और भारतीय शासन में उनका रोल, उनका महत्व क्या है। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे ये अनुसूचियां भारत के नक्शे से शुरू होकर नेताओं की शपथ, शक्तियों के बंटवारे और यहाँ तक कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के कामकाज तक हर चीज को कवर करती हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहली अनुसूची से। ये किसके बारे में है? पहली अनुसूची ये भारत के भौगोलिक स्वरूप को तय करती है। इसमें भारत के सभी राज्य मतलब स्टेट्स और जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज, उनके नाम दिए गए हैं। नाम और उनका क्षेत्रीय विस्तार मतलब उनकी सीमाएं कहाँ तक है, इसका पूरा ब्यौरा। संक्षेप में कहें तो ये बताती है कि भारत देश किन किन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स से बना है और उसका कुल एरिया कितना है। यानी ये भारत के नक्शे का एक तरह से संवैधानिक आधार है। इसका प्रैक्टिकल महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत गहरा है। पहली बात, ये भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब क्षेत्रीय अखंडता को स्थापित करती है। दूसरी बात, जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा बदलती है या कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, जैसे गोवा हुआ, सिक्किम हुआ, तो उससे संवैधानिक मान्यता इसी पहली अनुसूची में बदलाव करके दी जाती है। और ये बदलाव कौन कर सकता है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, वो भी एक तय कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की आप कह सकते हैं पहली सीढ़ी है। स्पष्ट है। तो पहली अनुसूची ने देश का क्षेत्र तय कर दिया। अब दूसरी अनुसूची किस पर फोकस करती है? दूसरी अनुसूची आती है देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर। उन पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन, उनके भत्ते और उनके विशेषाधिकार मतलब एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस से जुड़ी है।
अच्छा, कोशिश ये है कि इसमें पारदर्शिता रहे, एक रूपता रहे। और ये कौन-कौन से पद हैं इसमें? मतलब किन की बात हो रही है? इसमें मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों के विधानसभाओं के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब टॉप पद इसमें शामिल हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हाँ इनके वेतन भत्तों को अलग से अनुसूची में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, सीधे आर्टिकल्स में क्यों नहीं लिख दिया? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है। देखिए, वेतन और भत्ते समय के साथ आर्थिक हालात के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल। अगर इन्हें संविधान के मुख्य आर्टिकल्स में लिख दिया जाता तो हर बार इनमें बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता, और वो एक बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया है। हाँ, वो तो है। अनुसूची में होने से फायदा ये है कि संसद एक साधारण कानून बनाकर भी जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव कर सकती है। प्रक्रिया आसान हो जाती है, और साथ ही ये इन ऊंचे पदों की एक तरह से वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान भी सुनिश्चित करता है। हाँ, ये तो सोचा समझा कदम लगता है। ठीक है, तो वेतन भत्ते तय हो गए। अब तीसरी अनुसूची, वो किस बारे में? तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूपों के बारे में, मतलब ओथ्स या अफर्मेशंस के फॉर्म्स। शपथ? हाँ, जब अलग अलग संवैधानिक पदों पर लोग अपना पद संभालते हैं तो उन्हें एक शपथ लेनी होती है। उस शपथ का बिल्कुल सटीक रूप क्या होगा, कौन से शब्द इस्तेमाल होंगे, ये इस तीसरी अनुसूची में दिया गया है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, प्रतिज्ञान। इसका क्या मतलब है? ये शपथ से अलग कैसे है? देखिए, शपथ आमतौर पर ईश्वर के नाम पर ली जाती है, लेकिन प्रतिज्ञान में आप सत्य निष्ठा से पुष्टि करते हैं बिना ईश्वर का नाम लिए। हमारा संविधान दोनों का विकल्प देता है। अच्छा, क्यों? ताकि जो लोग नास्तिक हैं या ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वो भी बिना किसी धार्मिक दबाव के पद ग्रहण कर सकें। ये हमारे सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें संघ और राज्य के मंत्री हैं, संसद और विधानमंडलों के सदस्य और उम्मीदवार हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, सीएजी हैं। इन सब के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। और इन शपथों का महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक रस्म है, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ रस्म नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शपथ या प्रतिज्ञान उस व्यक्ति की संविधान के प्रति वफादारी है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का उसका वादा है जी। और ये एक सार्वजनिक वचन है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्पक्षता से करेगा। ये एक तरह से संवैधानिक नैतिकता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। बिल्कुल। तो अब देश की सीमाएं तय हुई, पहली अनुसूची, प्रमुख पदों के वेतन तय हुए, दूसरी अनुसूची और शपथ भी ले ली गई, तीसरी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची हमें कहाँ ले जाती है? चौथी अनुसूची हमें ले जाती है भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म के एक और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ। ये राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स से जुड़ी है। मतलब ये कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में भेजे जाएंगे, ये इस अनुसूची में तय किया गया है। तो क्या सभी राज्यों को बराबर बराबर सीटें मिलती हैं इसमें? नहीं, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हाँ, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, उसे ज्यादा सीटें, कम जनसंख्या वाले राज्य को कम। उदाहरण के लिए? जैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और जो पूर्वोत्तर के छोटे राज्य हैं उनकी सीटें काफी कम हैं। ऐसा क्यों? मतलब अमेरिका में जैसे सीनेट है, वहां तो हर राज्य को बराबर सीटें हैं, यहाँ ऐसा क्यों नहीं? इसके पीछे सोच ये थी कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व तो करती है, लेकिन वो साथ साथ राष्ट्रीय विधायिका का भी हिस्सा है। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र के सिद्धांत के ज्यादा करीब माना गया। हालांकि ये भी ध्यान रखा गया है कि ये पूरी तरह से आनुपातिक भी न हो, छोटे राज्यों को भी एक न्यूनतम प्रतिनिधित्व जरूर मिले। तो ये संघवाद और लोकतंत्र के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। सही बात है। ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जब कानून बने तो हर क्षेत्र की आवाज सुनी जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक है। खैर, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हो गया। इसके बाद आती है पांचवी अनुसूची,
इसका विषय क्या है? 5वीं और 6ठी अनुसूची ये थोड़ी खास है। ये भारत की विविधता और जो हमारी समावेशी नीति है उसको दर्शाती हैं। 5वीं अनुसूची भारत के कुछ राज्यों में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को छोड़कर, अच्छा, कौन से 4? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़कर बाकी राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज, और वहाँ रहने वाली अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटीज, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष प्रावधान करती हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं और यहाँ विशेष प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ती है? अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए ऐसे इलाके होते हैं जहां जनजातीय आबादी, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अच्छा, इन क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी संस्कृति, उनके पारंपरिक अधिकार ये अक्सर बाकी इलाकों से अलग होते हैं। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए और उनका शोषण रोकने के लिए एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। तो इस विशेष व्यवस्था में होता क्या है? इसके तहत राज्य के राज्यपाल को इन क्षेत्रों में शांति और अच्छे शासन के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं। जैसे वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून को इन क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं या फिर कुछ बदलावों के साथ लागू कर सकते हैं। साथ ही हर राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल TAC बनाने का भी प्रावधान है। इसमें ज्यादातर सदस्य एसटी समुदाय के ही होते हैं। और इसका काम? ये परिषद जनजातीय कल्याण से जुड़े मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है। तो ये एक तरह से समावेशी विकास और आदिवासी पहचान की सुरक्षा दोनों पर जोर देती है। तो फिर 6ठी अनुसूची 5वीं से अलग कैसे हुई? वो भी तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। हाँ, 6ठी अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ही जुड़ी है, लेकिन ये सिर्फ उन 4 पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, सिर्फ इन 4 पर? जी। और ये 5वीं अनुसूची के मुकाबले इन क्षेत्रों को कहीं ज्यादा स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी देती हैं। ज्यादा स्वायत्तता किस तरह की? 6ठी अनुसूची के तहत इन 4 राज्यों के जो चिन्हित जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs की स्थापना का प्रावधान है। कहीं-कहीं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें यानी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स भी हैं। ये परिषदें क्या करती हैं? ये परिषदें एक तरह की मिनी सरकार की तरह काम करती हैं। इनको बहुत सारे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, जैसे जमीन, जंगल, पानी, खेती, गांव का प्रशासन, स्वास्थ्य, सफाई, यहाँ तक कि शादी, तलाक, विरासत जैसे सामाजिक रीति रिवाजों पर भी। अरे वाह! हाँ, इनको टैक्स लगाने और न्याय प्रशासन तक की भी कुछ शक्तियां मिली हुई हैं। इतनी ज्यादा स्वायत्तता क्यों दी गई है इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को? कोई खास वजह? हाँ, इसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक वजह है। ये खित्ते और यहाँ की जो जनजातियां हैं, वो अपनी खास सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से बहुत संवेदनशील रही हैं। तो 6ठी अनुसूची उनकी इस पहचान और स्वायत्तता को संवैधानिक सुरक्षा देती है, ताकि वो अपनी परंपराओं के हिसाब से अपना विकास कर सकें। और ये इन सीमावर्ती सेंसिटिव इलाकों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये 5वीं और 6ठी अनुसूची तो वाकई भारत की विविधता को सहेजने का एक बड़ा संवैधानिक प्रयास दिखाती हैं। अच्छा, अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर। ये शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, खासकर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7वीं अनुसूची तो भारतीय संघीय ढांचे की आप कह सकते हैं जान है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती है। अच्छा, बंटवारा? हाँ, ये बिल्कुल साफ करती है कि कौन से विषयों पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, कौन से विषयों पर राज्य और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें वही 3 लिस्ट है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? जरा इनके बारे में विस्तार से बताइए। जी हाँ, इसमें 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के करीब 100 विषय हैं, पहले 97 थे। इन पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर मतलब एकाधिकार संसद के पास है।
जैसे कि जैसे रक्षा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, जनगणना, ये सब। ठीक है। दूसरी? दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के करीब 61 विषय हैं, पहले 66 थे। इन पर सामान्य हालात में कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को है। इसके उदाहरण? जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, जेल, स्थानीय शासन, पब्लिक हेल्थ, कृषि, सिंचाई, शराब, ये सब राज्य सूची में आते हैं। और तीसरी? तीसरी है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें करीब 52 विषय हैं, पहले 47 थे। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, दोनों? जैसे कौन से विषय? जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, नापतौल, न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर शादी और तलाक, गोद लेना, ट्रेड यूनियन, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, अखबार, ये सब इसमें है। लेकिन एक स्थिति सोचिए, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, और दोनों कानूनों में टकराव हो गया, तब क्या होगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य का कानून उस हद तक निष्प्रभावी हो जाएगा जिस हद तक वो केंद्रीय कानून के खिलाफ हो। तो ये सिद्धांत केंद्र को एक तरह से थोड़ी प्रधानता देता है। मैंने सुना है कि इस बंटवारे में कुछ बड़े बदलाव भी हुए थे, शायद 42वें संशोधन के समय। जी हाँ, बिल्कुल। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 5 महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ओह, इसका क्या असर हुआ? इस कदम ने इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की भूमिका को काफी बढ़ा दिया और इसे अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र की तरफ झुकाव बढ़ाने वाला एक कदम माना जाता है। खैर, ये पूरी 7वीं अनुसूची जो है, ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, लेकिन अपने अपने दायरे में स्वतंत्र भी रहें। शक्तियों का ये बंटवारा समझना वाकई बहुत जरूरी था। अब 8वीं अनुसूची पर चलते हैं। इसका संबंध भाषाओं से है ना? जी हाँ, 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं यानी रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट है। ये भारत की जो अद्भुत भाषाई विविधता है, जो मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल ताना बाना है, उसका संवैधानिक प्रतिबिंब है। इसमें अभी कितनी भाषाएं हैं और क्या शुरू से इतनी ही थी? जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 14 भाषाएं थीं। सिर्फ 14? जी। लेकिन समय के साथ और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। 1967 में 21st संशोधन से सिंधी जुड़ी, फिर 1992 में 71st संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल हुई। 2003 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अच्छा, काफी जुड़ी मतलब। हाँ, और एक छोटा सा बदलाव 2011 में 96वें संशोधन से हुआ, जब उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया। ये कोई नई भाषा नहीं जुड़ी, बस नाम बदला। तो आज इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। और इन 22 भाषाओं का महत्व क्या है? मतलब लिस्ट में होने से क्या होता है? इन भाषाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है और जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उनमें उम्मीदवार इन भाषाओं को माध्यम के रूप में चुन सकते हैं। ये भारत की भाषाई समृद्धि का सम्मान है। बिल्कुल। अब 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसको लेकर तो काफी विवाद और बहस होती है, खासकर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में। ये है क्या आखिर? हाँ, 9वीं अनुसूची थोड़ी अलग है और थोड़ी विवादास्पद भी रही है। इसे पहले ही संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले ही संशोधन से? जी। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार, मतलब लैंड रिफॉर्म्स, और जमींदारी खत्म करने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाना, खासकर संपत्ति का अधिकार, जो उस समय मौलिक अधिकार था। ऐसा क्यों किया गया? क्या सरकार अदालतों से अपने कानूनों को बचाना चाहती थी? देखिए, उस समय सरकार का तर्क ये था कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भूमिहीनों को जमीन देने के लिए ये सुधार बहुत जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अदालतों में लगातार चुनौती दी जा रही थी, जिससे पूरी प्रक्रिया रुक रही थी। अच्छा। इसलिए इस अनुसूची में शामिल कानूनों को एक तरह की कानूनी ढाल, एक प्रोटेक्शन दे दी गई
ये कहा गया कि इन्हें इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो क्या आज भी 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को अदालत में चुनौती नहीं दे सकते? नहीं, अब वो स्थिति नहीं रही। शुरुआत में तो यही माना गया था और धीरे धीरे इसमें भूमि सुधार के अलावा भी कई तरह के कानून डाले जाने लगे। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य केस में। क्या कहा कोर्ट ने? अगर 24 अप्रैल 1973 ये वो तारीख है जब केशवानंद भारती केस का फैसला आया था और मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था। अगर इस तारीख के बाद कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है और वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, मूल ढांचा मतलब? जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता का अधिकार या न्यायिक समीक्षा की शक्ति खुद, अगर वो कानून इनका उल्लंघन करता है तो अदालतें उसकी समीक्षा कर सकती हैं और उसे रद्द भी कर सकती हैं। ओह, तो मतलब अब 9वीं अनुसूची एक कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं रही, उसे भी मूल ढांचे की कसौटी पर कसा जा सकता है। बिल्कुल, ये न्यायिक समीक्षा और संसद की संप्रभुता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य जरूरी हैं, पर वो संविधान के बुनियादी सिद्धांतों की कीमत पर हासिल नहीं किए जा सकते। ये बहुत भी महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अब 10वीं अनुसूची पर आते हैं। इसे तो हम आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। हाँ, सही पहचाना आपने। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। और इसका मकसद था विधायकों और सांसदों द्वारा चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलने की जो प्रवृत्ति थी, जिसे आया राम गया राम की राजनीति कहते थे, उसे रोकना। व्यक्तिगत लाभ के लिए या दूसरे कारणों से बार बार पार्टी बदलने से रोकना और राजनीतिक स्थिरता लाना। ये कानून काम कैसे करता है? मतलब कब किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है? देखिए, इसके तहत कुछ आधार हैं जिन पर किसी सदस्य को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य मतलब डिस्क्वालिफाइड घोषित किया जा सकता है। पहला, अगर वो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वो चुना गया था। अच्छा। दूसरा, अगर वो अपनी पार्टी के निर्देशों, जिसे व्हिप कहते हैं, उसके खिलाफ जाके सदन में वोट करे या वोटिंग से एब्सेंट रहे, वो भी बिना पार्टी की परमिशन लिए। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य इंडिपेंडेंट मेंबर चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए। और चौथा, अगर कोई मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए। इसके कुछ अपवाद भी हैं शायद। हाँ, कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं, मर्जर करते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इस कानून का उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, स्थिरता लाना, लेकिन क्या ये व्यवहार में उतना असरदार रहा है? इसकी आलोचना भी तो होती है काफी। हाँ बिल्कुल, इसकी इफेक्टिवनेस पर बहस चलती रहती है। एक तरफ देखिए तो इसने व्यक्तिगत दल बदल को कुछ हद तक रोका है और सरकारों में थोड़ी स्थिरता लाने में मदद भी की है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना इस बात पर होती है कि ये पार्टी हाईकमांड को बहुत ज्यादा ताकत दे देता है और सदस्यों की जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे सीमित करता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। साथ ही जो सदन के अध्यक्ष या सभापति होते हैं जो अयोग्यता पर फैसला लेते हैं, उनकी भूमिका पर भी कई बार सवाल उठे हैं। फिर भी ये भारतीय राजनीति में थोड़ी शुचिता और स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास तो है ही। ये मुद्दे तो खैर चलते रहेंगे। अब हम आखिरी 2 अनुसूचियों पर आते हैं, 11वीं और 12वीं। इनका संबंध लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है ना, स्थानीय स्वशासन। एकदम सही। ये दोनों अनुसूचियां भारत में जमीनी लोकतंत्र, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर मानी जाती हैं। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 73वां संशोधन? जी, इसने पंचायती राज संस्थाओं यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs को संवैधानिक दर्जा दिया। और उसमें पंचायतों के लिए क्या? ताकि पंचायतें इन क्षेत्रों में अपनी योजनाएं बना सकें और उन्हें लागू कर सकें। कौन कौन से विषय हैं इसमें, कुछ उदाहरण? बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कृषि, भूमि सुधार, छोटी सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, गांव में बिजली, गरीबी हटाना, शिक्षा प्राइमरी और सेकेंडरी, स्वास्थ्य और सफाई, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, ये सब। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कदम था, ताकि गांव के लोग अपने विकास में सीधे तौर पर भागीदार बन सकें। और 12वीं अनुसूची?
ये शहरों के लिए है। जी हाँ, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया, जैसे 11वीं गांवों के लिए वैसे 12वीं शहरों के लिए। और इसमें नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय लिस्टेड हैं जो नगर पालिकाओं के काम के दायरे में आते हैं। जैसे अर्बन प्लानिंग यानी टाउन प्लानिंग, जमीन के उपयोग को रेगुलेट करना, बिल्डिंग बनाना, सड़कें और पुल, घरों और इंडस्ट्रीज के लिए पानी की सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सफाई और कूड़ा मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज, शहरी जंगल लगाना, झुग्गी झोपड़ियों का सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, पार्क, खेल के मैदान जैसी पब्लिक सुविधाएं देना, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना, ये सब शामिल है। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची मिलकर पावर टू द पीपल के सिद्धांत को असलियत में उतारती हैं, चाहे वो गांव हो या शहर। बिल्कुल, इन दोनों संशोधनों और अनुसूचियों का मकसद ही यही था कि जो लोकल लेवल के मुद्दे हैं उनका समाधान लोकल लोग अपनी चुनी हुई संस्थाओं के जरिए करें। इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं और विकास ज्यादा समावेशी और असरदार बनता है। तो ये थी हमारे संविधान की सभी 12 अनुसूचियां। आज की इस बातचीत से ये तो एकदम साफ हो गया कि ये सिर्फ कुछ लिस्ट्स नहीं है, ये तो भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था के पूरे ताने बाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। निश्चित रूप से हमने देखा कि कैसे ये अनुसूचियां भारत के क्षेत्र को परिभाषित करने से शुरू होती हैं, फिर महत्वपूर्ण पदों की गरिमा बनाए रखती हैं, शक्तियों का संतुलन साधती हैं, भाषाई विविधता को सम्मान देती हैं, वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करती हैं, राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश करती हैं और आखिर में लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाने में भूमिका निभाती हैं। ये संविधान के जो ऊंचे आदर्श हैं उनको जमीनी हकीकत में उतारने का एक माध्यम है। वाकई ये अनुसूचियां भारतीय संविधान के उस जटिल लेकिन बहुत ही सोचे समझे डिजाइन को दर्शाती हैं जो विविधता में एकता, संघवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को एक साथ साधने की कोशिश करता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जी, इन अनुसूचियों को समझने के बाद ये सोचना महत्वपूर्ण है कि जो संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता थी और जो आज की वास्तविकताएं हैं उनमें कितना तालमेल है। क्या ये प्रावधान आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावी हैं और इन्हें जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू करने में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं? क्योंकि संविधान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इन सवालों पर सोचते रहना ही इसे जीवंत बनाए रखता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान कोई रातों रात तैयार हुआ दस्तावेज नहीं है। संविधान सभा जिसने इसे बनाया उसमें बहुत विद्वान लोग थे। उन्होंने दुनिया के, आप मानेंगे नहीं, लगभग 60 प्रमुख संविधानों का गहरा अध्ययन किया। और सिर्फ अध्ययन ही नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर बहस करके उनमें से वो चीजें चुनी जो भारत की मिट्टी, यहाँ के समाज, यहाँ की राजनीति और हाँ, भविष्य की जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा सही थी। तो ये महज नकल नहीं बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की एक बहुत बड़ी और मौलिक कोशिश थी, कह सकते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस स्रोत से जिसे अक्सर भारतीय संविधान की बुनियाद या कहें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आखिर इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हाँ, इसकी वजह साफ है। हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ लोग तो मानते हैं लगभग 2/3, वो इसी 1935 के अधिनियम से या तो सीधे लिया गया है या फिर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। देखिए, ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था और ये आज़ादी से पहले भारत में लागू किया गया सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड संवैधानिक सुधार था। इसने भारत में शासन चलाने का एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया था, जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका कैसी होगी, लोक सेवा आयोग वगैरह। तो जब आज़ादी के बाद हमें अपना संविधान बनाना था तो हमारे सामने ये एक बना बनाया ढांचा मौजूद था जिससे हमारे नेता और जो प्रशासक थे वो पहले से वाकिफ थे। इसलिए कई चीजें जो इसमें ठीक लगी उन्हें थोड़े बदलावों के साथ अपना लिया गया। आसानी हुई एक तरह से। अच्छा, अगर देखें कि इस 1935 के अधिनियम से हमने मुख्य रूप से क्या क्या लिया तो कुछ खास बातें हैं। पहला, संघीय योजना, फेडरल स्कीम, मतलब देश को केंद्र और राज्यों में बांटना। उस समय प्रांत कहते थे, और उनके बीच काम का बंटवारा करना।
ये विचार सबसे पहले इसी कानून में विस्तार से आया था। हाँ, ये बात अलग है कि हमने बाद में कनाडा के मॉडल से प्रभावित होकर केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया, लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर की जो शुरुआती रूपरेखा थी वो यहीं से मिली। हाँ। दूसरा, न्यायपालिका की संरचना। इस कानून के तहत 1937 में दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था। आजादी के बाद यही कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जड़ें भी वो इसी एक्ट में है। ओह, अच्छा। तीसरा, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस, पीएससी। आज जो हम यूपीएससी देखते हैं या राज्यों के पीएससीज जो आईएएस, आईपीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, उनकी शुरुआत भी इसी एक्ट से हुई थी। इसने केंद्र और प्रांतों दोनों के लिए ऐसे आयोग बनाने की बात कही थी। यानी सिविल सर्विसेज की नींव भी यहीं से पड़ी। बिल्कुल। फिर राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। राज्यों में जो राज्यपाल का पद होता है उसका प्रावधान भी 1935 के एक्ट में था। हमने इस पद को बनाए रखा, लेकिन आजादी के बाद राज्यपाल की भूमिका बदल गई। जाहिर है, अब वो एक चुनी हुई सरकार के साथ काम करते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं। हाँ, वो अब क्राउन के प्रतिनिधि नहीं रहे। सही कहा। और पांचवा, प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, जैसे शक्तियों को अलग अलग सूचियों, लिस्ट्स में बांटना, शासन चलाने के तौर तरीके, सरकारी कामकाज का ढांचा, इन सब का आधार इसी एक्ट में था। अच्छा, तो मतलब 1935 के एक्ट ने एक तरह से वो ढांचा या कह लें कि वो कंकाल तैयार कर दिया, जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं ने आजाद भारत की उम्मीदों और जरूरतों के हिसाब से एक मजबूत और भरा पूरा संवैधानिक शरीर खड़ा किया। ये तो ही प्रशासनिक नींव की बात। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार चलाने का तरीका, यानी संसदीय प्रणाली, इसके लिए हमने ब्रिटेन की तरफ देखा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। भारत में जिस तरह की सरकार है, जिसे हम संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, वो सीधे सीधे ब्रिटेन से ली गई है। इसका एक बड़ा कारण ये था कि भारत पे करीब 200 साल ब्रिटिश राज रहा। तो हमारे नेता, हमारे लोग वो इस सिस्टम से वाकिफ थे। होता क्या है कि जो सरकार होती है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, वो अपने कामों के लिए संसद के प्रति, खासकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री ही असली मुखिया होते हैं, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र के नॉमिनल हेड होते हैं। तो आजादी के बाद ये तरीका हमें सबसे प्रैक्टिकल और जाना पहचाना लगा। हाँ, ये समझना आसान था उस वक्त। बिल्कुल। और ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें अपनाई, जैसे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये लोकतंत्र की आत्मा है। इसका मतलब है कि देश में कानून सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति या सरकार कानून से बड़ा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और सबको उसका पालन करना होगा। ये बहुत बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांत है। सही। फिर एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती है, एक देश की और दूसरी अपने राज्य की। लेकिन ब्रिटेन की तरह भारत में भी एकल नागरिकता है। हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हों। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश में एकता की भावना मजबूत हो। एक राष्ट्र, एक नागरिकता। हाँ। फिर है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। संसद के सदस्यों यानी एमपीज को कुछ खास अधिकार और छूटें मिली होती हैं ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के संसद में अपनी बात रख सकें और जनता के लिए काम कर सकें। ये विचार भी ब्रिटेन से आया। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, रिट्स। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें रिट कहते हैं। ये 5 तरह की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सरशोरारी और अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। ये रिट जारी करने की शक्ति अदालतों को ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था से मिली है। इनका मकसद है नागरिकों को अन्याय से बचाना। ये तो बहुत पावरफुल टूल है नागरिकों के हाथ में। बिल्कुल। फिर विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब संसद में कानून कैसे बनता है, बिल कैसे पेश होता है, उस पर बहस कैसे होती है, वोटिंग कैसे होती है, समितियों में कैसे जांच होती है। ये सारी प्रक्रिया काफी हद तक ब्रिटिश संसद के नियमों जैसी ही हैं। और आखिर में द्विसदनीय संसद, बिकैमरल पार्लियामेंट। भारत की संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये व्यवस्था भी ब्रिटेन की संसद जैसी है, जहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो हमने देखा कि प्रशासनिक ढांचा 1935 के एक्ट से और सरकार चलाने का संसदीय तरीका ब्रिटेन से, ये 2 बड़ी चीजें हमें विरासत में मिली।
ब्रिटेन ने हमें लोकतांत्रिक शासन का ढांचा दिया, कानून का राज दिया और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जैसी मजबूत कानूनी व्यवस्था दी। लेकिन नागरिकों के अधिकारों की गारंटी और संविधान को सबसे ऊपर रखने का विचार, इसके लिए शायद अमेरिका सबसे अहम प्रेरणा स्रोत रहा। हाँ, ये बात सही है। जब बात आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, तो अमेरिकी संविधान दुनिया के लिए एक मिसाल रहा है। उनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स है, जो नागरिकों को कई मौलिक अधिकार देता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इससे काफी प्रेरणा ली। तो क्या क्या लिया हमने अमेरिका से? अमेरिका से हमने जो प्रमुख चीजें सीखी, उनमें सबसे पहले तो आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये शायद सबसे अहम देन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। ये अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी हैं। ये सीधे अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। बिल्कुल। फिर प्रस्तावना, प्रीएम्बल। हमारे संविधान की शुरुआत एक खूबसूरत प्रस्तावना से होती है, जो बताती है कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया है, इसके लक्ष्य क्या हैं और इसका दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रस्तावना लिखने का विचार, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से आया है। हाँ, वो भी विद पीपल से शुरू होती है। सही। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जुडिशरी बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके। हमने अमेरिका से प्रेरणा लेकर अपनी न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कई प्रावधान किए, जैसे जजों की नियुक्ति का तरीका, उन्हें हटाने की मुश्किल प्रक्रिया वगैरह, ताकि वो निष्पक्ष रह सके। एग्जैक्टली। फिर एक और बहुत बड़ी शक्ति, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकती हैं कि वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। अगर कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। ये शक्ति सरकार को निरंकुश होने से रोकती है और संविधान की रक्षा करती है। ये अवधारणा भी मुख्य रूप से अमेरिका से ली गई है। ये तो बहुत जरूरी है चेक एंड बैलेंस के लिए। बिल्कुल। फिर संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका की तरह भारत में भी संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना गया है। सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब संविधान के अधीन है और अपनी शक्तियां उसी से पाते हैं। कानून का राज, लेकिन सबसे ऊपर संविधान का राज। सही। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक विशेष और कठिन प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग कहते हैं। ये प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भारत में उपराष्ट्रपति का पद भी है, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये पद और उनकी भूमिका भी काफी हद तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैसी है। अच्छा। इनके अलावा भी कुछ और प्रावधान हैं, जैसे कानून के सामने बराबरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अनुच्छेद 14 में है। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360, ये भी अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। तो अमेरिका से हमने व्यक्ति की आज़ादी और अधिकारों को सबसे ऊपर रखना सीखा, संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका को मजबूत बनाया और देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति से जुड़े कई अहम प्रावधान लिए। इसने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया। अच्छा, हमने संघीय ढांचे की बात की थी 1935 एक्ट के संदर्भ में, लेकिन भारत जैसे विविधताओं से भरे देश के लिए शायद एक ऐसी व्यवस्था जरूरी समझी गई जिसमें केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत हो, ताकि देश एक साथ बंधा रहे। इस मॉडल के लिए कनाडा की ओर देखा गया। बिल्कुल। भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये संविधान निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उन्हें लगा कि अगर राज्यों को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई तो शायद देश के अलग अलग हिस्सों में बिखराव आ सकता है। इसलिए उन्होंने अमेरिका जैसे मॉडल की बजाय, जहां राज्य ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, कनाडा का मॉडल चुना। कनाडा में भी केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। भारत की परिस्थितियों के लिए ये मॉडल ज्यादा उपयुक्त लगा। तो क्या खास बातें ली कनाडा से? कनाडा के संविधान से हमने मुख्य रूप से ये चीजें ली। पहला, मजबूत केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने शक्तियों का बंटवारा तो किया केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय और ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार को दी।
आपातकाल में तो केंद्र और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, हाँ, यूनिटरी बन जाता है लगभग। कह सकते हैं। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, रेजिडुअरी पावर्स विद द सेंटर। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय सामने आता है जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं लिखा है, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति, जिसे अवशिष्ट शक्ति या रेजिडुअरी पावर कहते हैं, वो केंद्र सरकार के पास होगी। ये कनाडा जैसा है और केंद्र को मजबूत बनाता है। अमेरिका में ऐसी शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अंतर है। हाँ। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। राज्यों के मुखिया यानी राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करती है राष्ट्रपति के जरिए। ये भी कनाडाई व्यवस्था से लिया गया है और इससे केंद्र का राज्यों पर कुछ नियंत्रण बना रहता है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी कानूनी या संवैधानिक महत्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 है ये। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, हालांकि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये प्रावधान भी कनाडा से प्रेरित है। मजबूत केंद्र तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े और विविध देश में राज्यों के बीच सहयोग और तालमेल भी उतना ही जरूरी है। मतलब सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखा गया। हाँ बिल्कुल, सिर्फ केंद्र का मजबूत होना काफी नहीं है, राज्यों का आपस में और केंद्र के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण विचार लिए गए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने मुख्य रूप से अपनाई समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये शक्तियों के बंटवारे की तीसरी सूची है। इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी, तलाक, बिजली वगैरह। इससे ये फायदा होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरत पड़ने पर कानून बन सकता है और राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से भी कानून बना सकते हैं। हाँ, अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये सहयोग और संतुलन बनाने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, ये कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। दूसरा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत देश में सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई गैर जरूरी रोक टोक ना हो। अनुच्छेद 301। सभी राज्य एक दूसरे के साथ आसानी से व्यापार कर सकें। ये देश को एक आर्थिक इकाई बनाने के लिए जरूरी है और ये विचार ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ताकि पूरा देश एक मार्केट बन सके। सही। और तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई साधारण बिल लोकसभा में पास हो जाए पर राज्यसभा में अटक जाए या उल्टा हो। ऐसे गतिरोध, डेडलॉक को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 108। इस संयुक्त बैठक में बिल को साधारण बहुमत से पास किया जाता है। ये तरीका हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अच्छा, ये डेडलॉक तोड़ने का मैकेनिज्म है। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के अलावा हमारे संविधान का एक बड़ा लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय भी स्थापित करना था। एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये कहाँ से प्रेरित थे? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रेरणा मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से मिली। आयरलैंड ने अपने संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत रखे थे जो सरकार को रास्ता दिखाते थे कि उसे जनता की भलाई के लिए कैसे काम करना चाहिए। तो क्या लिया हमने आयरलैंड से? आयरलैंड से हमने 2 प्रमुख चीजें ली। पहली और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये एक तरह से सरकार के लिए निर्देश हैं कि जब वो नीतियां बनाएं या कानून लागू करें तो किन बातों का ध्यान रखें। इनका मकसद है भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, लोगों का कल्याण करना, जैसे सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर देना, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देना, गांवों में पंचायतों का गठन करना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह वगैरह। ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन फिर भी देश चलाने के लिए इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और ये सिर्फ आयरलैंड से कॉपी नहीं किए गए,
बल्कि ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक न्याय के वादे को दर्शाते थे, जो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी चाहता था। यानी ये सरकार के लिए एक तरह का नैतिक दिशा निर्देश है। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो आयरलैंड से ली गई वो है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। ये तरीका भी आयरलैंड से लिया गया है ताकि इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों का अनुभव देश के काम आ सके। अच्छा, ये सचिन तेंदुलकर, रेखा जी वाला प्रावधान। हाँ, वही। सामान्य स्थिति के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण, ऐसी आपातकालीन स्थितियों में व्यवस्था बनाए रखने और देश की सुरक्षा के लिए क्या खास प्रावधान है और ये कहाँ से लिए गए? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है। इसके लिए कुछ खास प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित हैं। वाइमर संविधान वो था जो हिटलर के आने से पहले जर्मनी में लागू था। जर्मनी से? तो क्या लिया गया? जर्मनी से मुख्य रूप से ये विचार लिया गया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है तो नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार अपने आप या राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार संकट की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सके और देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। लेकिन यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, चाहे कैसा भी आपातकाल क्यों ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सेफगार्ड है। ये बहुत जरूरी बात है। न्याय की बात हुई, खासकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की। क्या तत्कालीन सोवियत संघ, यूएसएसआर जो अब रूस है, उसका भी कोई प्रभाव हमारे संविधान पर रहा, खासकर नागरिकों के कर्तव्यों या आर्थिक नियोजन के लिहाज से? हाँ, तत्कालीन सोवियत संघ, यूएसएसआर का भी प्रभाव रहा है, खासकर शुरुआती वर्षों में जब भारत ने समाजवादी विचारधारा और नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना था। अच्छा, क्या क्या प्रभाव? सोवियत संघ से मुख्य रूप से ये प्रेरणा मिली। पहला, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। संविधान का भाग 4A, अनुच्छेद 51A, ये नागरिकों को उनके देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना वगैरह। ये विचार सोवियत संविधान से प्रेरित था। यानी अधिकारों के साथ कर्तव्य भी। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रिएम्बल। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये सुनिश्चित करना कि समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको विकास के समान अवसर मिले, ये समाजवादी आदर्श सोवियत व्यवस्था से प्रभावित माने जाते हैं। और तीसरा, पंचवर्षीय योजनाएं। आज़ादी के बाद भारत ने देश के संतुलित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया था। जो योजना आयोग बनाता था, प्लानिंग कमीशन, ये केंद्रीकृत नियोजन का तरीका भी सोवियत संघ से प्रेरित था। हालांकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है और पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई हैं, लेकिन कई दशकों तक ये हमारी आर्थिक नीति का आधार रही। प्रस्तावना में न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे बहुत ही शक्तिशाली शब्द भी हैं। ये तो फ्रांसीसी क्रांति की विश्व प्रसिद्ध देन लगते हैं। बिल्कुल। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द फ्रांसीसी क्रांति 1779 के नारे थे और इन्होंने पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के विचारों को प्रेरित किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन महान आदर्शों को हमारी प्रस्तावना में जगह दी। स्वतंत्रता मतलब सोचने, बोलने, विश्वास करने, धर्म मानने और पूजा करने की आज़ादी। समानता मतलब कानून के सामने बराबरी और सरकारी नौकरियों आदि में अवसर की समानता। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, ताकि देश एक रहे और हर व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित रहे। ये तीनों मिलकर हमारे लोकतंत्र का आधार बनाते हैं। ये तो हमारे संविधान की आत्माएं हैं। सही कहा। और फ्रांस से हमने एक और महत्वपूर्ण चीज ली, गणराज्य प्रणाली, रिपब्लिकन सिस्टम। गणराज्य का मतलब होता है ऐसा देश
जिसका मुखिया हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ हो, वंशानुगत न हो, हेरिडिटरी न हो। भारत के मुखिया राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव होता है, वो किसी राजा या रानी की संतान नहीं है। ये ब्रिटेन से अलग है जहां आज भी राजा या रानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। हाँ, भारत एक रिपब्लिक है, यूके एक मोनार्की। आखिर में एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि किसी व्यक्ति को इस अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से आया? ये सिद्धांत हमने जापान के संविधान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधा सा मतलब है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जान या उसकी आज़ादी तभी छीन सकती है जब ऐसा करने के लिए संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून हो और उस कानून में बताई गई प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया हो। यानी सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती, उसे कानून के दायरे में ही रहना होगा। ये नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है। हालांकि यहाँ ये बताना जरूरी है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को और व्यापक करते हुए इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तत्व भी शामिल कर दिए हैं, जो ज्यादा अमेरिकी अवधारणा है और ज्यादा सुरक्षा देती हैं। लेकिन संविधान में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो जापान से लिए गए हैं। वाकई ये तो कमाल है। ऐसा लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के सबसे अच्छे बगीचों से सबसे खूबसूरत और काम के फूल चुने और उन्हें भारत की मिट्टी में इस तरह लगाया कि वो यहाँ फल फूल सके। एक अनोखा गुलदस्ता तैयार किया। आपने बहुत अच्छी उपमा दी। ये सचमुच एक अद्भुत मिश्रण है। इसमें ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की व्यावहारिकता है, अमेरिका से मिले अधिकारों की ताकत है, कनाडा से प्रेरित मजबूत केंद्र वाला ढांचा है, आयरलैंड से सामाजिक न्याय की दिशा है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के ऊंचे आदर्श हैं और भी कई देशों का योगदान है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह सब भारत के अपने हजारों साल पुराने इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सामाजिक सच्चाइयों और आज़ादी के संघर्ष के अनुभवों के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई और भारतीय चीज बन गया है। हाँ, ये सिर्फ कट पेस्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद कहा था, हमारा संविधान बनाते समय अन्य देशों के संविधानों को छानने में कोई शर्म महसूस नहीं की गई। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि ये सिर्फ नकल नहीं है, उन विचारों को भारत की जरूरतों के हिसाब से बदला गया, उनमें सुधार किया गया। यही वजह है कि इतने सारे स्रोतों से प्रेरणा लेने के बावजूद भारतीय संविधान अपने आप में एक मौलिक दस्तावेज है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे गतिशील और सबसे स्थायी संविधानों में से एक बनाता है। आज की इस पूरी बातचीत से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमारे श्रोताओं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों को जरूर याद रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। ये आज़ाद भारत का सपना है, हमारे मूल्य हैं और दुनिया भर से सीखी गई अच्छी बातों का निचोड़ है। दूसरी बात, परीक्षा के नज़रिए से ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मुख्य विशेषता किस देश से ली गई है। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है, जैसे संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, रूल ऑफ लॉ, रिट्स ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व DPSP, राज्यसभा में मनोनयन, आयरलैंड से, मजबूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, जर्मनी से, मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, USSR, अब रूस से, गणतंत्र प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रांस से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। ये लिस्ट दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल पॉइंट्स टू रिमेंबर है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जिस पर आप सब सोच सकते हैं, ये जो सिद्धांत और व्यवस्थाएं हमने अलग अलग देशों से लीं, वो पिछले 75 सालों में भारत की जमीनी हकीकत, यहाँ के समाज और राजनीति के साथ कैसे बदली हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं ने, इंटरप्रिटेशंस ने, संसद के संशोधनों ने और लोगों के आंदोलनों ने इन बाहर से लिए गए विचारों को भारतीय रंग में रंगा है और नया मतलब दिया है। यही लगातार चलने वाला विकास और अनुकूलन, ये एडेप्टेशन हमारे संविधान को आज भी जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखता है। इसमें जरूर सोचिएगा।